क्रिकेट के मैदान पर आपको सक्सेस होने के लिए टेक्निक में परफेक्शन चाहिए, थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए और ढेर सारा किस्मत कनेक्शन चाहिए। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो फिर आप क्रिकेट के मैदान पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इनमें से सबसे बड़ी चीज किस्मत कनेक्शन अगर आपके साथ नहीं है तो फिर आपके पास लाख परफेक्शन हो, लाख एग्रेशन हो, आपको मैदान पर अक्सर मायूस होकर लौटना पड़ता है। कुछ इसी तरह का किरदार आज हमारे साथ है, जिसके पास टेक्निक का परफेक्शन था, ढेर सारा एग्रेशन भी था उनके बल्लेबाजी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने ढेर सारे रन भी बनाए, लेकिन अंत में किस्मत कनेक्शन शायद उनके साथ नहीं था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जितना नाम, जितनी शोहरत उनको मिलनी चाहिए, वो शोहरत, वो नाम उनको नहीं मिला। और अंत में उन्होंने अपना रास्ता बदला। यानी कि एक ऐसे चौराहे पे आकर एक दिन वो बैठे जहां से उनको ये तय करना था कि वो खेल के मैदान पर आगे की तरफ बढ़े या एक दूसरा रास्ता अपनाएं, राजनीति के मैदान की तरफ। और राजनीति के मैदान की तरफ वो चले। ढेरों वहां पर उन्होंने नाम भी कमाया, शोहरत भी कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक टीस, एक कसक हमेशा रहती है कि काश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का ज्यादा मौका इस खिलाड़ी को मिला होता। नाम के मोहताज नहीं है, मनोज तिवारी हमारे साथ है, बंगाल टीम के कैप्टन रहे, हिंदुस्तान के लिए खेले, शतक भी उन्होंने लगाया। और इस समय अगर हम बात करें तो राजनीति के मैदान के भी धुरंधर खिलाड़ी हैं। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, और समय मुझे आपके इस इंटरव्यू में देने के लिए। मनोज भाई, क्योंकि शुरुआत करें अगर, और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें तो हमेशा जहन में आता है कि एक क्रिकेटर जो इतना ज्यादा पोटेंशियल जिसके पास था, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया, फिर आखिर वो कौन सा ऐसा लम्हा आया आपके लाइफ में जब आपने सोचा कि अब किटबैक को साइड में रखा जाए और एक ऐसे मैदान की तरफ चला जाए जो आपके लिए तो नया था, लेकिन आप वहां पर भी हम्म। बहुत मजे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम बात करें राजनीति के मैदान की, चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं कि रन बनाना आसान था या राजनीति के मैदान पर जाके खेलना वो ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा देखिए, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि राजनीति थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि इस मैदान के अभी नए खिलाड़ी हूँ, और नया खिलाड़ी जब भी कोई भी फील्ड में जाता है तो आसानी नहीं होता। लेकिन लोगों का प्यार है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और परिवार का सपोर्ट है। तो कर रहा हूँ, ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूँ, सच्चे दिल से कर रहा हूँ। और मेरा जो इरादा था, मकसद था राजनीति के है। मैदान में आना, वो था कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करूं, समाज के लिए काम करूं, अच्छा काम करूं, और लोगों तक पहुंचूं, उन लोगों के दिलों में जगह बनाऊं अपने काम के माध्यम से। और बस यही कारण था। और क्योंकि क्रिकेट के मैदान से मैंने बहुत कुछ हासिल किया। देखें, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नाम कमाया, शोहरत कमाई, लोगों ने प्यार भी दिया, और इसके साथ साथ फाइनेंशियली सिक्योर्ड भी हुआ हूँ, आईपीएल भी खेला हूँ, देश जी। के लिए भी खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी के लिए 20 साल खेला हूँ। तो उससे क्या होती है, एक एक आपकी जो कमाई होती है फाइनेंशियली, वो बहुत अच्छी होती है, तो उससे जी। सिक्योरिटी हमेशा रहती है। तो ऑब्वियस सी बात थी कि राजनीति में आया हूँ सिर्फ काम करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे, तो मैं पहले ही उत्तर दे देता हूँ कि जी। आप समाज के लिए राजनीति से बाहर भी रह के कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज में मतलब काम करना ही है तो राजनीति में आके ही करना जी। जरूरी नहीं है। ये बहुत अच्छी प्रश्न रहेंगे, और मन में प्रश्न रहती है, और रहना जी। भी चाहिए। लेकिन मैंने खुद अपने जेब से बहुत समाज के लिए काम किया है, बहुत नीडी लोगों को काम किया। जब मैं खेल के मैदान में था तो मैं कभी सामने आके ये सब बोलता नहीं, और ये बोलने वाली चीज भी नहीं है। जी। लेकिन मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि एक लिमिट तक आप कर सकते हो घर बैठे, आप अपने अपने फाइनेंस से। लेकिन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, आपके कोई सहायता नहीं कर रहा है, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, लोगों तक पहुंचना चाहते हो, नीडी वंस को हेल्प करना चाहते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है उसको उपयोग करके जी। और वॉल्यूम में लोगों के लिए काम कर सकूं। आज के दिन में मैं बहुत चैन की नींद ले सकता हूँ, सो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर रोज मेरे यहाँ पे कम से कम 10-15 लोग आते हैं जिनको तुरंत हॉस्पिटल्स में एडमिट करना रहता है, किसी को जी। कंसेशन कराना पड़ता है, गरीब लोग जो आते हैं, प्लस जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वाला काम रहता है वो एक दिन में मैं कर देता हूँ। तो
जब इन लोगों के चेहरे पे खुशी देखता हूँ ना, तो एक सेटिस्फैक्शन सी आती है, और लार्ज वॉल्यूम में काम कर सकता हूँ। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2,60,000 लोग हैं आज के दिन में, तो जी सभी आज के दिन में खुश हैं, तो ये खुशी देख के ही शांति मिलती है। मनोज भाई, लेकिन एक रास्ता और आपने चुना है, इधरों कमेंट्री बॉक्स में भी आप नजर आ रहे हैं। हाँ उधर का रुख हाँ कैसे किया और क्या आप एंजॉय कर पा रहे हैं? एक ये भी एक डिफरेंट तरीके का काम है, क्योंकि एक क्रिकेटर को जब कमेंट्री बॉक्स में पहुंचना पड़ता है तो आपको बहुत से हाँ। शब्दों को बचाना पड़ता है, बहुत से शब्दों के साथ आपको एक्सप्रेस भी करना पड़ता है। ये भी एक अलग तरीके का चैलेंज देख रहे हैं। देखिए, हर चीज अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, तो चैलेंज रहती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो चैलेंज के लिए क्या आप तैयार होके जा रहे हो, वो बड़ी प्रश्न है। और मैं हम्म हमेशा तैयारी करके ही जाता हूँ, कोई भी फील्ड में, अगर मैं किसी भी फील्ड में कदम रखता हूँ। और ये राजनीति के पहले से ही मैं ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, कमेंट्री हम्म में। और स्टार में पहले बुलावा आया था, जहाँ पे बंगाली रीजनल जब चालू हुई थी, तो रीजनल लैंग्वेज के लिए बोला गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं बंगाल में जन्मा हूँ, बड़ा हूँ, यही हुआ हूँ, यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसी मिट्टी से मेरा घर चलता है यहाँ पे काम करके। तो ऑब्वियस सी बात है, बंगाली लैंग्वेज मेरी बहुत अच्छी है। हम्म हिंदी मदर टंग हिंदी है, रूट्स यूपी से है, लेकिन एडवांटेज है कि बंगाली भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। तो वो लोग प्रिफर कर रहे थे कि बंगाली जो है रीजनल लैंग्वेज में वैसा कोई नाम नहीं है, हम्म तो उन लोगों ने मुझे बंगाली के लिए ऑफर किया था उस समय। तो मैं बोला ठीक है, घर बैठा हूँ तो ये भी क्षेत्र को जी इसका ये एक्सपीरियंस लूं। तो आज आज तक बेसिकली टचवुड सभी तरफ से प्रशंसा मिलती है जब भी मैं कमेंट्री भी करता हूँ। इसके साथ साथ क्रिक बज़ में भी मुझे ऑफर दिया है, वहां पे भी मैं करता हूँ, बहुत अच्छा परिवेश है वहां पे। जी और वीरू भाई के साथ, वीरेंद्र सहवाग भाई के साथ बड़े बड़े खिलाड़ी विदेशी भी रहते हैं, इंडियंस भी हम्म रहते हैं, रोहन भाई हैं, मुरली कार्तिक है, बीच में अजय जडेजा जी थे, जाहिद खान, ये लोग सबके साथ काम करने का एक अलग सा मजा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज में कर सकते हो ना, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा से एक सोच है कि मनुष्य का एक ही जीवन होता है, और जी क्यों एक ही जीवन में सिर्फ एक ही तरह का काम करके इस दुनिया से पधार लें। तो मेरा यही रहता है कि जब कुछ थोड़ा बहुत करके अगर सब कर सकते हैं, अगर मैनेज कर सकते हैं, तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जिंदगी का आपने क्योंकि ऐसा जिक्र किया कर दिया, मैं उसी से शुरू कर देता हूँ कि आपने कहा कि एक ही तरह की लाइफ से कैसे जिंदगी काटी जा सकती है, आपको हर तरफ थोड़ा सा आजमाना चाहिए। लेकिन जिंदगी के सफर पे जब आप चले, कंधे में किट बैग, हाथों में बैट और पैरों पे स्पाइक्स रही होगी, जब आप चले तो हर कोई ये सपना देख के चलता है। हम लोगों ने भी जितनी भी क्रिकेट खेली, हमारे सबके जहन में था कि देश के लिए खेलें। देश के लिए खेलना और देश की टीम में अपने आप को स्थापित करना, दो अलग डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज आपने पार किया, मुझे याद है, क्योंकि मैं तब इनिशियली हम सब क्रिकेट छोड़ के जर्नलिज्म में आए थे जब आप टीम में आए। और आपकी बैटिंग, क्योंकि जितना क्रिकेट हम सबको समझ आती है, वन ऑफ द कहते हैं टेक्निकली बहुत साउंड, जिनके पास एग्रेशन भी था, शॉट्स का रेंज भी होता है, बॉल सिलेक्शन बहुत अच्छा, बॉल सेंस बहुत अच्छा, लेकिन इन सब के बावजूद आपको क्या लगता है कौन सी ऐसा पड़ाव था जहां से आपको लग रहा है करियर जहां आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा? वो इंजरी की बात कर लें जब आप बांग्लादेश पहुंचे, या आपको लग रहा है जब शतक आपने लगाया उसके बाद जिस तरह से कैरियर रुका, उसको आप बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि इतने अच्छे अच्छे शब्द मेरे लिए आपने कहा। अक्सर लोग ये सब शब्द यूज नहीं करते हैं आज के दिनों जी में, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ये दो तरीके की जो चीजें थी जीवन में, मेरी क्रिकेट करियर में थोड़ी सी मतलब धक्का लगा बहुत हम्म। ज्यादा, जहां से करियर टेक ऑफ नहीं कर पाया, मैं कह सकता हूँ। पहला का जिक्र आपने किया, बांग्लादेश सफर में जब मेरी चयन मनोज हुई भाई, थी, अगर मैं तो मैं गलत नहीं हूँ, ये बांग्लादेश वही दौरा है जब महेंद्र सिंह धोनी का भी डेब्यू हुआ, वो रन आउट हुए थे और आप उसी उसी दौरे पे टीम में आए थे। आ, शायद वही वाला है मेरे ख्याल जी से। उस टाइम मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ कप्तान थे, और जी 2007 में जब विश्व कप मोहम्मद कैफ भी थे इंडिया उस टीम में, मुझे क्वालिफाई, याद है, इसलिए मैंने कहा जिक्र करे इसका। नहीं, मोहम्मद कैफ वाला नहीं है ये मेरे ख्याल अच्छा, से ये राजीव मोहम्मद, भाई, अच्छा, ये शायद ओके। उसके बाद वाला है। 2007 में जब विश्व कप वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं की थी, तो उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स को विश्राम दिया गया था, जी तभी जी जी मैं इंडिया का बेस्ट बैट्समैन बन के आया था, तो तभी मेरा चुनाव हुआ था। और माफ करिएगा, उसके बाद जब बांग्लादेश गया, तो मुझे
बोला गया था कि नेक्स्ट डे तुम खेल रहे हो मैच, तो हम्म। मैच के पहले दिन जो प्रैक्टिस सेशन होती है, और प्रैक्टिस सेशन में मेरी इंजरी हो गई थी फील्डिंग करते वक्त। और आपको पता ही होगा, अगर आप मेरी कैरियर करीब से फॉलो किए हो, तो मैं जी। फील्डिंग में भी बहुत अच्छा करता था बिल्कुल और बिल्कुल। फील्डिंग एंजॉय भी करता था। तो और मेरे हमेशा आइडल रहे हैं फील्डिंग में। इंडिया से तो ऑब्वियसली युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, रॉबिन सिंह उस समय पे। जी। इसके साथ साथ जॉन्टी रोड्स को मैं बहुत मानता था, तो उसकी तरह मैं हमेशा कोशिश करता था कि फील्डिंग किया जाए, और करता भी था। तो जिसके वजह से वो चोट भी लगी मुझे एक्चुअली। जी। बांग्लादेश में बांगा बंधु स्टेडियम बोल के एक स्टेडियम है, जहाँ पे फील्डिंग प्रैक्टिस हो रही थी। और उसी दिन सुबह थोड़ी सी ड्रिजल भी हुई थी। ड्रिजल होने के जी। कारण थोड़ी सी ग्राउंड गीली थी। लेकिन मैं एक यंग लड़का, 18-19 साल का, या कितना साल का, 20 साल का था उस टाइम जब चयन हुआ था। तो हमेशा यही रहता है ना, जब नए लड़के जब सिलेक्ट होते हैं, तो आप पूरा अपना 100% से भी ज्यादा देने की कोशिश करते हो, ताकि हम्म। इम्प्रेस रहे, और आपको सिलेक्शन के लिए पहला प्रेफरेंस मिले आपके फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की इम्प्रेशन से। तो वही था, बाउंड्री लाइन की प्रैक्टिस हो रही थी, बाउंड्री सेविंग की। और ग्राउंड गीली रहने के वजह से मैंने फुल डाइव मारी। और फुल डाइव मारने से क्या होता है, जब ग्राउंड सूखी रहती है तो आपका जो चेस्ट है, आप डाइव मारते हो फुल ना, तो ऐसे स्किट करके आप उठ जाते हो जी। जब ड्राई रहती है। लेकिन सुबह ड्रिजल हुई थी और मैं जोश में होश थोड़ा सा खोया, और पूरा जोश के साथ फील्डिंग कर रहा था, तो गीली ग्राउंड में डाइव मारी, तो ये ना यही स्टक हो गया। जी। तो ये फुल लेंथ से जब डाइव मारी तो ये स्टक हो गया, तो ये जो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, ये निकल के ऊपर आ गया था, पॉपअप कर गया था। तो हम्म। जिसके वजह से इंटीरियर लेब्रम होती है, वो टीयर हो गया था। अब वो टीयर होने का उसके बाद मुझे ऐसा भी लगा था कि 5 दिन में 3 वनडे होना था। तो मुझे ऐसा लगा, जब लगी तो मुझे लगा इंजेक्शन लेके खेल लूंगा, क्योंकि थोड़ी सी चोटिल होके भी खेल सकता है बंदा। हम्म। लेकिन जब फिजियो ने एसेस किया, मतलब ये मानते हैं कि मेरे इंजेक्शन ख्याल लेके से, खेला जाता है टीम में, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है मनोज भाई हमेशा। हाँ देखिए, एक बात सबको जाननी भी चाहिए और नॉलेज के लिए, कि कोई भी प्लेयर आज के दिन में 100% कभी फिट नहीं हो सकता। जी। 100% फिट होके खेल ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं निगल रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोट रहेगी, टेपिंग लगा लिया, इंजेक्शन लगा लिया। तो ऐसा सोच था मेरा कि इंजेक्शन लगा लूंगा, चलो पहला मौका है और ये मौका को छोड़ना नहीं है। लेकिन लेब्रम टीयर एक बहुत बड़ी टीयर होती है, जहाँ पे बहुत दर्द होता है, आपका रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है शोल्डर मूवमेंट्स में। तो फिजियो ने एसेस किया, जॉन ग्लॉस्टर उस टाइम थे मेरे ख्याल से जी। फिजियो, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, नहीं खेल पाओगे। तो बहुत दुखी हुआ उस समय, रोया भी, मैं जनरली रोता नहीं हूँ। ये पहला और किस्मत कनेक्शन आपका टूटा, ये पहला जो था। हाँ हाँ। जी। और और वो मौका अगर खेलता तो मैं बहुत अच्छे, मेरा आत्मविश्वास बहुत ही ऊपर ही था, क्योंकि जी। मैं बेस्ट बैट्समैन बना था डोमेस्टिक सर्किट में। 99.57 या 37 के एवरेज से रन बना रहा था। तो और उस टाइम कोई भी सामने वाला गेंदबाज होता था, तो ऐसा ही कॉन्फिडेंस रहता था कि रन जी। निकाल ही लूंगा, और उस टाइम रन भी निकाल सकता था आराम से। तो वो जो चोट लगी, वहां से धक्का लगा, उसके बाद 1 साल मुझे लगा पूरा रिकवर होने में। देखिए आज के दिन में, क्या आपको लगता अगर है आप इस इंजरी की वजह से आप बहुत पीछे रह गए मनोज भाई कहीं, क्योंकि आप जब अपने बेस्ट पीक पे थे वो एक साल आपका खराब हुआ। देखिए, बेस्ट पीक तो उस टाइम था ही, बट ऐसा नहीं था कि वही पीक था। अच्छा। पीक तो पीक, अगर आप पीक देखें तो जब शतक मैंने बनाई थी देश के लिए, मैन ऑफ द मैच लिया था, तो उसे भी हम्म। आप पीक ही कह सकते हो। तो हाँ। उस टाइम हाँ, एक शुरुआती दौड़ पे धक्का लगना बहुत बड़ी बात होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये फिजियो, रिकवरी, चार चार लोग आपके साथ नहीं रहते थे उस टाइम में, ये कल्चर हम्म। नहीं आया था। आज के दिन में चार चार फिजियो हैं, एनसीए जाते हैं रेगुलरली ट्रीटमेंट के लिए, फिर आपका पूरा टेक केयर किया जाता है। स्टेट एसोसिएशंस में भी फिजियो आए हैं, उस टाइम नहीं था एक्सपीरियंस कोई भी। और जॉन ग्लॉस्टर उसके बाद चले गए थे इंग्लैंड दौरे पे, जहाँ पे 7 वनडे होनी थी। तो उनका हेल्प मुझे उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। फिजिकली ओवर द फोन ही मॉनिटर कर रहे थे, तो मुझे 1 साल से ज्यादा लग गया कम बैक करने में। फिर आप इंडिया में, हमारे देश में, अगर आप चोटिल होके पीछे चले जाते हो ना, तो आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाते हो, आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि
प्रतिभा की कमी नहीं है हमारे देश में, तो वो फिर क्या पहला मनोज भाई, धक्का था। यहीं से कप्तान की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग शुरू होती है। आपको अगर लाइक करता है तो स्ट्रेट अवे पिक करेगा। नहीं, अगर आप उसके गुड बुक्स में हैं तो फिर आप शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। आप हैं करुण नायर, ऐसे मतलब सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने रन बनाए, इंडियन टीम में आके विकेटें ली, सडनली वो गायब हो गए। एक और एग्जांपल मेरे को याद आता है, करुण नायर तो बहुत कम लोगों को याद होगा, विजय भारद्वाज एक सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज हुए यहाँ पे इंडिया में, और अगली सीरीज में वो ड्रॉप थे, उनका अता ही पता नहीं है कहीं। तो क्या कप्तान की स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग बहुत मायने रखती है इंडियन क्रिकेट में? मायने तो रखती है, इसमें कोई दो जी। राय नहीं है। देखिए मायने तो रखती है, आप लोग भी इतने साल से आप जर्नलिज्म में हैं, आप जी। लोग भी कवर किए, आप लोगों को भी पता है। और सबसे ज्यादा आप ही लोग को पता रहता है, जी। क्योंकि आप लोग दिन रात खबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, और रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे झूठ बोलने में कोई मतलब मजा भी नहीं आता। देखिए मैं जी। एक कोशिश करता हूँ कि जो सच है वो सामने रखना है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद से आके सामने रखता हूँ। कभी हम्म। भी लोग पूछते हैं तभी मैं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी एग्जैक्टली। चीजें हैं बोलने के लिए। और जितने भी खेल प्रेमी लोग हैं ना, उन लोगों को तो अंदर की बात नहीं पता रहता है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एजम्पशंस लोग बना लेते हैं। लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है। लेकिन उस चोटिल के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइकिंग डिसलाइकिंग शुरू हो गई थी उसी समय पे। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है कि देखें, आप जिसके साथ समय ज्यादा बिताते हैं ना राजीव भाई, हम्म। कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बन ही जाता है। एग्जैक्टली। और वो सॉफ्ट कॉर्नर के वजह से ही वो धीरे धीरे वो बिल्डअप हो जाता है कि भाई मैं इसको पसंद ज्यादा करूंगा, मैं इसको कम करूंगा। और मैं हमेशा से अपने अपने जोन में हमेशा से रहने की कोशिश करता था, और मैं वैसा ही था कि मुझे ना मुझे वो अलग से किसी की मैं क्या कहूँ कि ज्यादा समय बिताना है उसके साथ, ताकि वो मुझे एक एक्स्ट्रा मौका दे दे, हम्म। या मैं उसकी चापलूसी करूं तो वो मुझे अपने गुड बुक्स में रख ले। तो मैं कभी उस सोच में कभी गया भी नहीं हूं, और मुझे पता भी नहीं था कि ये सब करने से शायद आपको एक पुश मिल जाती है, मदद मिल जी। जाती है। बट आज के दिन में ये सब मैंडेटरी हो गई है। अगर आप देखें, परफॉर्मेंस और काबिलियत के अलावा थोड़ी सी आपको ये सब भी करनी पड़ती है, जो सेल्फ मार्केटिंग हो गई, आपकी पीआर एजेंसी हो गई, सबकी मदद लगती है, तभी आप उस जगह पे पहुंचते हो। नहीं, और सरवाइव करते हैं आप तभी, मुझे लग रहा है। पहुंचना तो इजी है, सरवाइव करना जो ये सब आर्ट सीखनी पड़ती है उसके लिए। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी देख के आए अभी, मनोज भाई इसलिए कह रहा हूं, मैं कवर करके आया हूं अभी। तो मैंने देखा हाँ पीआर एजेंसीज और कैसे आपको बैकअप और कैसे टैकल करती हैं, वो बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। हाँ, वो तो देखिए, अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल के आज के दिन में, जैसे सोशल मीडिया के लिए आपको चार पांच लोग लगते हैं, आपको बाकी आपकी प्रमोशंस के लिए चार पांच लोग लगते हैं, आपके हेयर ड्रेसर हो या एक्स वाई जेड हो, पूरा टेक केयर करने के लिए आपको कम से नहीं कम तो 10 ये लोग ये लगते जो हैं ये जो स्टेटस है ये कब मिलता है कि आप चार पांच पीआर रख लें, आप चार पांच, जैसा आप कह रहे हैं हेयर ड्रेसर रख लें, आपके साथ कपड़े लेके चलने वाले दो तीन लोग हो जाएं? इससे 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 मेरे ख्याल से स्टेटस का कोई लेना देना नहीं है। जी। लेना देना है आपके पॉकेट में कितना पैसा है। हम्म। आपका पॉकेट अगर भरा है, हद से ज्यादा भरा है, तो ऑब्वियसली आप अफोर्ड कर सकते हो ना। हम्म। आज के दिन में आज के दिनों में आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया में आप फॉलोअर्स कीन सकते हैं, हम्म। है ना। अगर फॉलोअर्स नहीं कीन सकते हैं तो लोगों को कीन सकते हैं, जो डेली बेसिस पे आपके लिए ट्वीट करता जी। रहे। और कोई भी सच्चा इंसान अगर कोई अपना ओपिनियन रखता है, तो उसको गाली देने के लिए 10 लोग को सेट कर सकते हैं। वो 10 लोग आपके हम्म। 20-20 प्रोफाइल, फेक प्रोफाइल बना के आपके ऊपर चढ़ सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। तो यही सब चीज तो चल तो रही है। मनोज भाई कोई भी आपके साथ अपना हुआ भी हाँ। रिसेंटली, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए इधर बीच, आपके पीछे भी लगाए गए लोग? देखे, बड़े बड़े स्टेटमेंट का तो मुझे पता नहीं राजीव नहीं, भाई। सच सच जो जो था बोला वो आपने। आज, हाँ हाँ। हाँ हाँ, जो सच था वही बोला। अब वो बड़े हो गए या छोटे हो गए वो मुझे नहीं पता, आप लोग उसको आंकेंगे। लेकिन हाँ, जब मैं आज ही सुबह मैं नींद से जब उठा तो मैं कमेंट देख रहा था, क्योंकि जनरली मैं कमेंट्स देखता नहीं हूँ। हाँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि कभी कदार जब सच बोलता हूँ, और हमेशा कोशिश करता हूँ कि सच का सहारा लेके ही आगे बढ़ना, तो देखा जाए कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, मतलब मेरी हम्म। इंटरव्यू में क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोग मुझे सराहना भी किया, बहुत सारे लोग उन्होंने
जो अच्छा उन लोगों ने लिखा कि हाँ मजा आया, ऑनेस्ट इंटरव्यू है। और उसमें हम्म। से बहुत लोग भी है जो बहुत तरीके के प्रश्न भी करने लगे कि क्या मतलब ये एवरेज लेके ऐसा लेके कैसे बोल सकता है, खाली लाइमलाइट चाहिए, हम्म। लाइमलाइट में आना है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मुझे कोई शौक नहीं है लाइमलाइट में आना, और मैं कोई बिल्कुल। इनसिक्योर बंदा हूं नहीं। आज के दिनों में भगवान के आशीर्वाद से, लोगों का प्यार से, परिवार बीवी के मदद से, सपोर्ट से, और आप लोगों के जो अच्छे लोग हैं, जो एक एक खिलाड़ी के जो करियर को फॉलो करते हैं बहुत करीब से, कितनी कठिनाइयों से जो आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को स्टोरी सामने रखने के लिए आप लोगों की तरह लोगों को मैं हमेशा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आप लोग देते हैं। और देखें, मैं सिक्योर इसलिए हूं आज के दिन में, इनसिक्योर नहीं हूं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। खेल के मैदान में करीब हर फॉर्मेट को मिला ले अगर आप, 20,000 से ज्यादा रन मैंने बनाई हैं। जी। 20,000 से ज्यादा रन बनाई है, और फर्स्ट क्लास एवरेज मेरी हमेशा से 50 के ऊपर रही है। सिर्फ लास्ट एक डेढ़ साल में थोड़ी सी एवरेज कम हुई है, वो जाके 48 या 47 के आसपास है। लेकिन 50 के ऊपर एवरेज है। घर में खा सकता हूँ, 4 वक्त की रोटी खा सकता हूँ, थोड़ी सी सेविंग्स है आज के दिनों में। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, एमओएस हूँ। अगर मैं चाहूँ तो हर दिन हेडलाइन बन सकता हूँ, सामने से बिल्कुल आराम से, पत्रकार बहुत को आराम बुला से। के बड़े बड़े स्टेटमेंट दे सकता हूँ। तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि सामने आके कुछ एक बड़ा सा धमाका करूं। देखिए, ये बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो आप लोग ऑस्ट्रेलिया में कवर करने गए थे, तो यहाँ पे मैं क्लब प्रैक्टिस में था। तो यहाँ पे एक लोकल न्यूज वाले, आप ही के मीडिया के, बंगाली जो रीजनल है, वो आए थे हम्म। मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोग आते हैं पूछने के लिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो भगवान के दया से ज्यादातर बातें मेरी सही होती है, जब भी मैं एनालिसिस हम्म। करता हूँ कि क्या गलत हो रही है, क्या प्रोसीड्योर हो रही है। तो वहां पे मैंने कहा था कि मेरे नजरिए में, मेरे ऑब्जर्वेशन में जो मैं मुझे दिख रहा है, ये टीम कहीं ना कहीं जाके फंसेगी और रुकेगी, और टीम के भीतर बहुत सारा अनबन होगा। क्योंकि हम्म। जिस तरह की अप्रोच से ये खेल खेला जा रहा था, तो वो ही हुआ अक्सर। मतलब सीरीज के पहले एक इंटरव्यू हुई थी 30 मिनट की, हम्म। और सीरीज के बाद जब हार गई बीजीटी, उसके बाद जब इंटरव्यू हुई, तो फिर वो वही आया इंटरव्यू लेने के लिए। तो फिर मैंने बताया कि मैंने देखे, मैंने कहा था कि ऐसा होना है, वही हुआ। और किस किस कारणों की वजह से हुआ, वही हुआ। क्या क्या लेकिन आपने एक अन्याय हो कारण रहा है जो कुछ बताया प्लेयर्स उसको के लेके साथ। सबसे ज्यादा चर्चा हुई, वो था गौतम गंभीर का टीम का कोच बनना। हम सब भी ये मानते हैं, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, हम सब मानते हैं कि गौतम गंभीर ने कभी टेस्ट क्रिकेट या 5 डे में कोचिंग तो की नहीं है। अब T20 के बेसिस पे हम्म, अगर आपने कोच बना दिया, और मनोज तिवारी इस पे एक सच्चा सा कमेंट करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट कर दिया जाता है, उसको ट्रोल किया जाता है। लोग ये भी कहने लगे कि पहले क्यों नहीं बोला था मनोज तिवारी ने। तो दोनों सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि एक तो जो T20 हाँ। का, अच्छा ये इंडिया में एक अजीब सा इत्तेफाक है कि T20 में अच्छा करता है तो टेस्ट मैच खिला देते हैं, टेस्ट मैच में अच्छा करता है तो T20 खिला देते हैं। मतलब एक अजीब सी चीज है जो हम, मतलब हम सब, मैं तो बहुत दिनों से, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ थोड़ी बहुत, मैं बड़े दिनों हम्म, से इस चीज को लेके एक मुहिम सा छेड़ रखी है मैंने कि जो जिस फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है वहीं उसको रहने दें। मतलब वो जी। एक्सेप्शनल, अगर आप तीनों फॉर्मेट में दिख रहा है खेलने के लिए वो बैट्समैन, तो आप खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जरूरत जरूरत से ज्यादा थेपे, किसी को थोपेंगे तो प्रॉब्लम है। कैसे आप देखते हैं इन चीजों हाँ, को? देखिए, सबसे पहले आपके दो तीन प्रश्न है इसमें, जी। और मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से। देखिए, जब गौतम गंभीर भाई को कोच बनाया गया था, तो मेरी कोई आपत्ति नहीं थी। हम्म। मेरी कोई आपत्ति नहीं थी यार, किसको कोच बना रहे हैं अपने भारतीय मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बनाया गया, जब न्यूजीलैंड सीरीज अपन हारे, उससे इसके पहले पहले श्रीलंका आ रहे श्रीलंका हैं में ODI। हाँ, श्रीलंका हारे, तो मेरे पास कोई इंटरव्यू लेने के लिए आया नहीं था, तब मैंने कोई जी। बयान नहीं दिया था। न्यूजीलैंड सीरीज जब हारी, तो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि ये चीजें गलत हो रही है। फिर जब बीजेटी हारी सीरीज, तब मेरे पास प्रश्न आया कि क्या वो सूटेबल है कोच के लिए या नहीं है। और उन्होंने पूछा, तो मैंने उत्तर दिया कि क्या इनके पास वो अनुभव है टेस्ट मैच कोचिंग कराने का। तो मैंने कहा नहीं है। और ये लाजमी सी बात है, क्योंकि इन्होंने हमेशा T20 में भी, इनके कोचिंग का ओवरऑल अगर आप देखें, तो कोचिंग का तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। जी।
वो तो बतौर कप्तान केकेआर के लिए 2 बार ट्रॉफी जीते, कप्तान, बतौर कप्तान, और हम्म। एक बार मेंटर के हिसाब से। और ये मेंटरशिप देखिए, और मेरा फिर ये सवाल कप्तान। है भाई साहब कि कोच तो हेड कोच तो चंद्रकांत पंडित थे, जिन्होंने 2 बार विदर्भा को चैंपियन बनाया। हाँ उनको क्रेडिट ज्यादा हाँ नहीं है, मुझे लग रहा है उनसे बढ़िया कोच हाँ, मैंने जितना देखा है चंद्रकांत भाई को, चंदू भाई को, मतलब कमाल के कोच हैं एकदम वो। एकदम एकदम आपने एकदम सही कहा। देखिए मेरा भी यही जवाब था उस दिन, कि आज के दिनों में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है पीआर एजेंसी के द्वारा, और ये जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, ये लोग बहुत सारे प्लेयर्स को मैनेज करते हैं, नए हम्म। प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स। तो इसमें से क्या होता है कि अगर मान ले किसी भी खिलाड़ी के लिए अगर कुछ कहा जा रहा है, सच बात, तो उसको तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के बीच में आके प्रमाण करना है कि नहीं, जी। सामने वाला जो सच बोल रहा है वो झूठ प्रमाण करना है। तो क्या करते हैं वो कंपनी, मान ले कंपनी में ज्यादा प्लेयर्स हैं, तो सारे से बुलवा लेते हैं कि नहीं चलो हम्म। इसके अगेंस्ट में बुलवा दो, एक कमेंट करवा दो, इसके फॉर्म में बोल दो, ताकि लोगों तक वो इमेज क्लियर रहे। तो ये सब चीजें चलती रहती है। और चंद्रकांत पंडित की बात जब मैंने भी कही, मैं यही कह रहा था कि पीआर एजेंसी एक माहौल ऐसे क्रिएट कर दिया जाता है कि हम्म। एक ही लोगों को सिर्फ क्रेडिट दिया जाता है। और इसके केस में, केकेआर के न- केस में, पिछले देखिए साल मनोज आप भाई, ही मैं तो बताएं, एक आप और भी। चीज कह रहा हूँ, अगर आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं तो फिर छाती ठोक के आपको जब आप खराब करते हो तो उसको भी लेना चाहिए। आप बीजीटी आ रहे लेना हैं, आप चाहिए। न्यूजीलैंड आ रहे हैं, और आप श्रीलंका आ रहे हैं, हम्म। लेकिन अभी जो सीरीज चली T20 में आप ऐसा एक्टिव मोड दिखा रहे हैं वहां पे, जैसा लग रहा है हाँ। आपसे बड़ा कोई कोच नहीं है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कैसे मशीनरी काम करती है आपके पीछे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरा यही था कि देखें, पिछले साल जब टीम केकेआर जीती थी तो चंद्रकांत पंडित को कोई क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि मिला नहीं, क्या कोई लोग उसके बारे में बोल ही नहीं रहे थे, जी। उनको हाईलाइट भी नहीं किया गया था। उसके साथ साथ आपके भरत अरुण, जो फास्ट बॉलिंग कोच थे वहां पे, एक सालवी बोल के थे, अविष्कर सालवी के बड़े भाई आविष्कार साहब, सालवी जी, मुंबई के पेस बॉलर हाँ जी। हाँ, उनके उनके भी भाई साहब हैं जो कोचिंग करते हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं। और जब बॉलर्स अच्छा करते हैं T20 में, जहाँ पे बहुत मार पड़ती है बॉलर्स को, बॉलर्स अच्छा करते हैं, इन लोगों की बातें क्यों नहीं आती सामने? जी बिल्कुल। तो ये लाजमी सी बात है कि एक एक मशीनरी बनी हुई है, जो आपने कहा बहुत अच्छी तरह से, कि एक या दो इंडिविजुअल को सिर्फ सामने लेके आना है, हाईलाइट कराना है, पॉपुलर बनाना है, चाहे वही उन्हीं की कंट्रीब्यूशन से सिर्फ जीत रही है, और किसी के कंट्रीब्यूशन से जीत नहीं रही है। तो हम्म। मैंने यही कहा था कि सारा क्रेडिट एक बंदे ने ले गया, और बाकी लोग का कंट्रीब्यूशन अननोटिस चला गया। हम्म। तो ये था मेरा वहां पे ये कहना। और जो चीजें गलत हुई, देखें, और भी मैंने कहा था कि जब गंभीर भाई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे भारतीय कोचेस को टीम इंडिया में लेनी चाहिए, ज्यादा करके जी। आईपीएल्स में ज्यादा करके लेनी चाहिए, तो वहां पे वो क्या किए, वो आके बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये विदेशी कोचेस की कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होती, आते हैं मजा करते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। तो मुझे आप बताएं, जब इन्होंने लिस्ट ऑफ डिमांड्स रखी थी बीसीसीआई के सामने, तो इन्होंने क्यों नहीं वो इंडियन प्लेयर्स के बारे में रिकमेंड करके इंडियन जी। स्टाफ को लिया? वहां कैसे मॉर्नी मॉर्कल आ गए, रायन टेंडेस कार्टर आ गए वहां पे? तो ये हुआ ना, मतलब हिपोक्रेट वाली बात हुई ना। अभी देखिए, जब बीजेपी के बाद ये सब बातें जब छिड़ी, आप लोग भी बात किए, हमारी सारी पुरानी इंटरव्यूज निकाले, सारे चलने लगी, तब इन लोगों ने क्या किया, शीतांशु कोटक को इस T20 सीरीज में बतौर कोच आप ऐड कर दिए हैं, हम्म। अभिषेक नायर के साथ। चले, अभिषेक नायर एक अच्छा इंक्लूजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे हिसाब से। वो जब यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, उनका मैन मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत लाभ भी उनसे लेते हैं। हम्म। उसके साथ साथ आप शीतांशु कोटक को भी डाल दिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो चीजों को है उनको बचाने के लिए आप एक भारतीय एक कवर कोच अप को बोलते आप, हैं इसको जी। इसका मतलब तो इसको डाल दिया। आप मुझे बताएं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुधांशु कोटक जी को, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, सुधांशु कोटक जी मेरे ख्याल से अपने करियर में कभी भी T20 की फॉर्मेट नहीं खेले होंगे, जी। और आज वो T20 सीरीज में बतौर कोच बन के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं राजीव भाई, जिसके वजह से छोटी छोटी चीजें एडअप जब होती है, बड़ी होती है, तब आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतते हो। हम्म। हम्म। आपको नहीं लगता क्या हमारे देश में इतनी प्रतिभा है, इतने प्रतिभा रहने के बावजूद भी क्यों हम लोग 10 साल में या 12 साल में एक बार आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे?
हम लोग अभी आईसीसी ट्रॉफी 2024 में T20 जीत गए, तो ऐसा खुशी मना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि फिर आने वाले 10 सालों में कभी हम नहीं जीत पाएंगे। हम्म। देखिए, खुशियां मनानी चाहिए, इसमें कोई दौर है, एंजॉय करनी चाहिए और तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन बट एट द सेम टाइम ये भी देखनी चाहिए यार, हमारे टीम में इतनी प्रतिभा है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है, क्यों नहीं हम ऑस्ट्रेलिया की तरह आईसीसी ट्रॉफीज अपने कैबिनेट में, अपने हम्म। बीसीसीआई के जो जहाँ पे ट्रॉफीज रखी जाती है, वहां क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा ट्रॉफी हमारे देश में आए। तो चीजें जो 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 गलत होती है उसको एड्रेस करनी बहुत जरूरी है। आप बताएं, जब होम सीरीज हम लोग न्यूजीलैंड के साथ हारे, 3-0 हारे, देखिए खेल में हार जीत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। आप एक टेस्ट हार सकते हो, आप दो तीन लगातार नहीं हार सकते हो घर के कंडीशन में, जहां पे आप हम्म। अपने हिसाब से पिच बनाते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो। और वहां पे गलतियां क्या क्या हो रही थी, एक तो क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस की गलती हुई वहां पे, जब बैंगलोर वाले टेस्ट में हमने टॉस जीत के बल्लेबाजी की। 4 दिन पहले बारिश हुई कंटिन्यूअसली, कवर अंडर अंडर कवर पिच था। और जितने भी लोग क्रिकेट खेले, जो और क्रिकेट मनोज भाई समझते ऐसा हैं। लग रहा था इस टीम के साथ, जो मैंने दोनों सीरीज कवर की है क्योंकि मैं हाँ। था, क्लूलेस क्लूलेस क्रिकेट थी। यानी आपको पता ही नहीं, मैं हम्म, सिडनी का एग्जांपल आपको दूंगा। मैं इतनी दूर हम्म, से, मतलब हम लोग को अलाउ नहीं है कि मैं पिच पे जाऊं, बट क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूं, मैंने कहा कि ये सिडनी की पिच ये पहले जैसी नहीं, जहाँ पे टर्न होता है बॉल, यहाँ पे बॉल सीम करेगा। और 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 4 गेंद तेज गेंदबाज खिलाए, हमने ऐसी ट्रैक पे भी 2 स्पिनर खिला दिया। तो मतलब ये दिखाता है कि आपने एक तो माइंडसेट बना रखा है, आप पहले से ये खिलाएंगे, हमारे ये क्या रहा है। और उसका हाँ। शिकार आप नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले से तय कर लेते हैं कि आज हमको इसके साथ ही खिलाना है। तो ये टेंडेंसी तो खत्म होनी चाहिए इंडियन क्रिकेट में। होनी चाहिए। और देखे, टेस्ट क्रिकेट में अगर स्पेसिफिकली मैं कहूं, कभी कभी सोच ना, इन लोगों की जो देख के लगती है डिसीजन मेकिंग के बाद, ऐसा लगता है कि ये लोग चौथा दिन और पांचवें दिन के बारे में पहले सोच रहे हैं। जी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आपको खेलना है क्रिकेट। खेलना है, जो एग्जैक्टली। गलतियां जो जो गलतियां बैंगलोर में इन लोगों ने की, इन लोगों को लगा कि मैच थर्ड डे फोर्थ डे जा सकता है, इसलिए चलो बैटिंग कर लेते हैं। बैटिंग करना आसान नहीं है, बैट्समैन लोगों के लिए एक बॉल का गेम होता है। एक अच्छी बॉल विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को भी आउट कर सकता है, तंग कर हम्म। सकता है। तो वहां पे आपको छाती चौड़ा करके आपको दिखाना नहीं था कि चलो हम ऐसे कंडीशन में भी खेल लेंगे। हम्म। खेलना मतलब सोचना और खेलने में बहुत फर्क है। जहां पे हम लोग बहुत बुरी तरह से हार गए वहां पे, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को एक प्लेटर हम लोगों ने बिछा के दे दिया, वहां से वो लोग जीते। फिर उसके बाद थर्ड टेस्ट में हमने क्या देखा, पुणे में आपके पास अश्विन है, जडेजा है, कुलदीप है, सारे तीन स्पिनर वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है। खासकर अश्विन की अगर बात कर लें, हर सीरीज में जो इंडिया में होती है वहां पे इनका बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहता है, हम्म। जहां पे टेस्ट सीरीज आप जीतते रहते हो, चाहे बॉलिंग में हो चाहे बल्लेबाजी में हो। आपको क्या जरूरत पड़ गई थी, आप वॉशिंगटन सुंदर को आप स्क्वाड के बाहर, जो थे भी नहीं टीम में, आप उनको लेके आ गए अंदर। तो ये आप एक एक इंसल्ट के रूप में आपने अश्विन के मुंह पे आपने दिया वहां पे। एक खिलाड़ी जो सालों साल खेल रहा है, आप उसके सामने एक ही हम्म। तरह के स्पिनर्स को आप लाते हो आउट ऑफ द टेस्ट स्क्वाड। आप बताएं अश्विन क्या फील कर रहा होगा। तो इसका मतलब आप उसके ऊपर से भरोसा इतना जल्दी आपने उठा लिया, क्या नहीं सिर्फ तो ये क्रिकेटिंग भरोसा रीजन हटा था हटा उसको कैसे? बाहर ये तो रखने कोच का। अभी आए, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा पहले से कप्तानी कर रहे हैं। तो भरोसा कोच का हटा है, कप्तान कप्तान तो देख ही रहा था अश्विन क्या कर रहे हैं इंडियन पिचेस पे। नहीं वो तो है, तो वही मैं कह रहा हूँ, जी। लेकिन ये बात जाननी जरूरी है, ये सोच आई किसके जहन से पहले। कभी कभी क्या होता है, कप्तान हर चीज नहीं देख पाता है, हर जी। चीज को आप रोक नहीं सकता, हालांकि करना चाहिए, क्योंकि अंत में कप्तान को ही अपने प्लेयर्स को ग्राउंड पे लेके खेलना है। हम्म। तो मेरे ख्याल से वो गलत चयन था, हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, इसमें कोई दौर नहीं। जब उनको लेना था तो आप पहले से ही लें उनको स्क्वाड में, पहले बिल्कुल। टेस्ट से ही लें। आप अश्विन जैसे प्लेयर्स को आप टीम में रहते हो, प्लेइंग 11 में रखते हो, वहां पे वॉशिंगटन को भी खिलाते हो, वॉशिंगटन से ज्यादा ओवर करवाते हो। तो अश्विन जैसा प्लेयर जो जो अपने डिग्निटी पे, अपने हम्म। परफॉर्मेंस के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहता है, तो वो मतलब उसको तो धक्का तो मन मन में तो कष्ट पहुंची होगी, जिसकी वजह से बिल्कुल। हमने देखा मिड सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने रिटायरमेंट ली। और आने वाले दिनों में उसके जुबान से ही आप सुनेंगे कि क्या जी। हुआ था।
वो आज नहीं, के उन्होंने दिनों में नहीं ऑलरेडी बोलना बोलेंगे शुरू कि कर दिया, मेरी भी बात हुई थी रिटायरमेंट के बाद। तो उन्होंने ओ, सीधे कहा कि राजीव भाई आपको पता है क्या माहौल है, आपको बताने की जरूरत नहीं। तो हम सबको समझ आ रही थी कि पहले मैच में हाँ, वॉशिंगटन खेलते हैं, दूसरे में अश्विन, तीसरे में जडेजा। म्यूजिकल चेयर बना हम्म, रखा था बेसिकली वहां पे। सिलेक्शन को स्पिनर खिलाने की जहाँ जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको खिलाना है हम्म, स्पिनर, आपने माइंडसेट अपना बनाया इसलिए खिलाया। हम्म। तो वही है, देखिए अब इनका जो माइंडसेट मुझे देख के लग रहा है, हर हर जब आप वनडे सिलेक्शन आप देखें, T20 देखें या टेस्ट देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा ऑलराउंडर्स चाहिए जो बैटिंग भी कर लें, बॉलिंग भी कर लें। लेकिन टेस्ट मैच क्रिकेट बिट्स की एंड अगर बात पीसेस करूं, वाले वहां क्रिकेटर्स। मैं वो वाला शब्द यूज नहीं करूंगा, बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस वाला थोड़ा ज्यादा ही कठोर हो जाता है मेरे नहीं, ख्याल से। कठोर है। आप लेकिन टेस्ट मैच में नहीं खिला सकते बिट्स मनोज एंड भाई। टेस्ट मैच में अब नहीं आप खिला सकते, T20 में लेकिन खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऑलराउंडर्स को क्योंकि मैं टेस्ट मैं क्रिकेट में इस बहुत तरह से, डाई हार्ड फैन हूँ, इसलिए मैं थोड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ। 20 साल 22 नहीं साल हो आप गया। करें, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। संजय हम्म। भाई भी किए थे बिट्स एंड पीसेस के बारे में, लेकिन मैं भी कोई भी खिलाड़ी जो दो और तीन तरह की चीजें कंट्रीब्यूट कर सकता है, मैं कभी भी उसके लिए ये बिट्स एंड पीसेस वाले शब्द को यूज करके एड्रेस नहीं मैं करूंगा। सिर्फ ये टेस्ट क्रिकेट मेरी की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत, ओडीआई और टी हाँ, मैं ट्वेंटी टेस्ट क्रिकेट, मैं जी। टेस्ट क्रिकेट में ही भी बोल रहा हूँ। मैं बोलूंगा कि जो ऑलराउंडर्स नहीं, ऑलराउंडर्स जिसको समझते हैं उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मैं उस हिसाब से एड्रेस करूंगा। खिलाड़ी रह चुका हूं ना, आप भी खिलाड़ी जी, हैं, आप भी जानते हैं। मैं लेफ्ट आर्म स्पिन तो करता था। मुझे, तो कैलकाटा लीग खेला हूँ मनोज ओके, भाई, काफी। मोहम्मडन से वही खेला मैं हूँ भी मैं। वही, हाँ हाँ, वही मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अरे मुनव्वर भाई आपको याद आप तो होंगे, खेले। मुनव्वर भाई हम लोग को लेके हाँ जाते हाँ थे हाँ स्पोर्ट्स कॉलेज हाँ से, हाँ हम हाँ, लोग गए हुए लखनऊ से। बहुत सारे प्लेयर्स को लेके जी आए हैं, जी। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं यही कह रहा था कि जो सोच से आगे बढ़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा थोड़ा करके आपका जो ऑलराउंडर्स का जो टैग आज के दिन में पड़ा हुआ है, तो उन लोगों को मतलब ज्यादा ऑलराउंडर प्रिफर किया बोलते ही जा आप रहा है। मुस्कुराने लगते हैं, तो इसलिए मैं, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। नहीं नहीं, ठीक है, देखिए आप बोले, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ऑलराउंडर किसे कहते हैं? कपिल देव जैसे प्लेयर्स को ऑलराउंडर कहा जाता है। जी हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर को ऑलराउंडर कहा जाता है। इरफान पठान को जैसे प्लेयर्स है ना, उन लोगों को जी। ऑलराउंडर्स कहा जाता है। जैक कैलिस जैसा प्लेयर जो बल्लेबाजी में भी 14-15 हजार रन बनाते हैं और विकेट्स में भी 400 जी विकेट्स लेते हैं टेस्ट क्रिकेट में, इन लोगों को कहा जाता है। मनोज भाई, तो जब, हाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फटाफट एक बार वापस आएंगे आपके हाँ पास, हाँ, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये चल रहा है। मेरा सवाल कुछ और है, ठीक, मैं कहूंगा बैटिंग ऑलराउंडर टीम को चाहिए या बॉलिंग ऑलराउंडर, ये भी डिसाइड करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है टीम मैनेजमेंट को। बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर, और इसी पे मनोज भाई को मैंने रोक दिया था क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा था। मनोज भाई, ये भी तो तय करना बहुत जरूरी है आज के तारीख में। बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर्स में भले ही आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन क्या टीम को जरूरत है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, और बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो फिर हिंदुस्तान में कितने बॉलिंग ऑलराउंडर आपको नजर आ रहे हैं? ये भी आप जरा बताएं, क्योंकि आप इस समय कमेंट्री कर रहे हैं, और आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, ये भी मुझे पता है। तो ये भी बताएं जरा कि कौन सा आपका बॉलिंग ऑलराउंडर नजर आ रहा है जो टीम में होना चाहिए और नहीं है। देखिए सबसे पहले आपका जो सवाल था कि कप्तान को, कोच को, और जो भी जी। टीम सिलेक्शंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी सपोर्ट स्टाफ, इन लोगों को वो समझ तो होनी चाहिए जो बेसिक है हम्म। कि आप सिडनी जैसे पिच में आप टॉस जब जीतते हो, सिडनी जैसी पिच में आपकी जब रीडिंग होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पिच किस तरह खेलेगी, जी क्योंकि आपके पास अनुभव है इतने सालों का। आप इतने सालों में इतने सारे पिचों में खेलते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाती है कि इस पिच में जेन्युइन 4 फास्ट बॉलर चाहिए या 2 फास्ट बॉलर चाहिए, एक ऑलराउंडर चाहिए, किस तरह की पिच है। अगर फास्ट पिच है जहाँ पे पेसर्स को मदद मिल रही है, तो आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाएं और एक स्पिनिंग ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी भी कर सकती है। हम्म। अधिकतर समय हम लोग देखा गया है कि पिछले जमाने, मतलब पुराने जमाने में लेफ्ट आर्म स्पिनर को प्रीफर किया जाता था, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर आके टाइट बॉलिंग डाल के चला जाता था। हम्म। विकेट नहीं लेते थे, लेकिन टाइट बॉलिंग उनका रोल था, क्योंकि आके वो 5-6 ओवर डाले। फास्ट बॉलर अगर थक जाते हैं तो उनको थोड़ा विश्राम मिल जाए, इसलिए इकोनॉमिकल बॉलर होते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन लोगों को लिया जाता। सबसे पहले आपको ऑन फील्ड ये प्लेइंग 11 आपको इस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए। जी लेकिन सिलेक्ट करने के लिए आपके 16 में, आपके जो स्क्वाड है 16 में, क्या आपने उस तरह की आप प्लेयर्स लेके गए हो, वो भी देखने वाली बात है। तो आपके
आपके स्क्वाड में इस तरह के प्लेयर्स अवेलेबल होना बहुत हम्म। जरूरी है। और अगर अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है, वो फिर बीसीसीआई अपने डोमेस्टिक सर्किट में जितने भी सिलेक्टर्स को आपने सिलेक्ट चयनकर्ताओं को बनाया है, इन लोगों से सवाल होनी चाहिए। इन लोगों का रिपोर्ट लेना चाहिए कि भाई आप पूरे देश में घूम घूम के डोमेस्टिक क्रिकेट आप कवर कर रहे हो, हम्म। मैचेस देख रहे हो। आप बताओ कितने सारे तेज गेंदबाज जो ऑलराउंडर है उनका एक लिस्ट बनाए। स्पिनर्स ऑलराउंडर कौन है, लेग स्पिनर ऑलराउंडर कौन है, लेफ्ट आर्म हम्म। स्पिनर ऑलराउंडर कौन है, ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर कौन है, इसका एक लिस्ट बनाए। मध्य क्रम के बल्लेबाज कितने सारे हैं जो लग रहे हैं आप लोगों को अच्छा कर रहे हैं, उनका लिस्ट बनाए। तो यहां से आपको शॉर्टलिस्ट करना बहुत जरूरी है। अब जिस क्षेत्र में आपकी कमी है प्लेइंग 11 में, जब आप देश के लिए खेलते हो, जब आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलते हो, जब आप बीजेटी जैसा सीरीज खेलते हो, हम्म। उसकी तैयारी के लिए आप इन प्लेयर्स लोग को तैयार करें एनसीए में। इन लोगों ने एक अच्छी चीजें शुरू की है, टारगेट प्लेयर्स को एक ग्रुप बनाई हुई है एनसीए, जो फास्ट बॉलर का पूल एक बना हुआ है, जहां पे बहुत सारे टारगेट प्लेयर्स को चूज करके मेरे ख्याल से उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हम्म। हुआ है, जिन लोगों के बीच में से प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है। अब देखने वाली लेकिन बात है लेकिन जो मुद्दा वही टारगेट आ जाता है ना एनसीए। मनोज भाई, जो सफर आपने हम्म। किया बाकी प्लेयर भी वही कर रहे हैं। अब मिसाल में बीजीटी के ले लूं, सरफराज पूरी सीरीज नहीं खेले, अभिमन्यु मिश्रण 2 साल से सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं। हम्म। चौथा दौरा है जब वो टीम के साथ गए हैं, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अब ऑस्ट्रेलिया, जहां पे उनको खिलाया नहीं गया। कितने मनोज तिवारी यही और देगी टीम इंडिया? एक मनोज तिवारी का दर्द तो हम सब समझ पा रहे, देख पा रहे हैं, एक करुण नायर को हम समझ पा रहे हैं, एक विजय भारद्वाज को समझ पा रहे हैं। क्या क्या टीम इंडिया एक फैक्ट्री बन रही है, हमें इस तरह के प्लेयर्स देते रहेगी जो परफॉर्म डोमेस्टिक क्रिकेट में करेंगे? जैसा आप कह रहे हैं, आप लिस्ट तो बना लेंगे, आप टारगेट कर लेंगे, बट खिलाएगा कौन? खिलाएगा तो कोच और कप्तान, हम्म, जो नहीं हो रहा। वही बात आती है घूम फिर के, फिर कहेंगे कि मनोज तिवारी ने पहले क्यों नहीं बोला था, बाद में क्यों बोल रहे हो? तो भाई जब तक वो खेल रहा है बोलेगा कैसे वो? जब आप बिना बोले उसको नहीं खिला रहे हैं, बोल देगा तो एकदम ही बाहर हो जाएगा, जो ईशान एकदम। किशन के साथ हुआ। आप एक बड़ा हाँ, एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। क्या करना चाहिए खिलाड़ी को, आप बताइए, रन बनाने के अलावा क्या करेगा और? वो चाहे मेरे अभिमन्यु ख्याल मिश्रण से हो या सरफराज हो। यही पे यही सब चीजों की वजह से मैंने अपनी कमेंट्स दी थी, जी। स्टेटमेंट दी थी कि टीम इंडिया को बहुत मुश्किल होने वाली है सीरीज जीतने के लिए। और इस तरह की चीजें अगर होती रहेंगी तो फिर आने वाले दिनों में जीत तो दूर की बात है, ट्रॉफी देख भी नहीं पाएंगे। हम्म। आप हम्म। जैसे पॉइंट आपने उठाया अभिमन्यु ईश्वरन की, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो आज के दिन में 50 के औसत पे रन बनाया अपने हम्म। कैरियर में, 7,500 के आसपास रन बनाया। इंडिया ए के कप्तान रहे हैं, जितने भी सीरीज होते हैं, घरेलू क्रिकेट होती है, रणजी ट्रॉफी बोल लीजिए, इस जोन दिलीप ट्रॉफी बोल लीजिए, ईरानी ट्रॉफी बोल लीजिए, इंडिया ए का होके जब इन्होंने खेला तो हमेशा रन बनाया, डबल हंड्रेड बनाया। वो जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, जब टेस्ट टीम में चयन होके जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब रोहित शर्मा नहीं है तो ऑब्वियस चॉइस यही होना चाहिए। एग्जैक्टली जी। इसके इसके साथ साथ सरफराज खान जो 60 के एवरेज से बल्लेबाजी करता है हमारे देश के घरेलू क्रिकेट में, जो टॉप लेवल का क्रिकेट है, और वो तो छोड़ दें, उसके पहले न्यूजीलैंड सीरीज में बाकी सब बल्लेबाज फेल हो रहे थे, ये 150 रन बनाए थे। हम्म। हम्म। तो आप अपने नजरिए से आप सोच लेते हो कि इसका ये खेलने का अंदाज है, ये नहीं, सक्सेस इनको नहीं मिलेगा। हम्म। इनको मतलब मौका देने से पहले ही आप अपने अनुमान लगा चुके हैं कि ये रन नहीं बना पाएगा। अरे चले, नहीं बनाए कोई बात नहीं है, लेकिन उसका पहला प्रेफरेंस तो ये दोनों का बनता है। हम्म। हम्म। आप मुझे बताएं, देवदत्त पडिक्कल को कैसे आप स्क्वाड के बाहर से लेके आके आप उसको टेस्ट मैच खिला देते हो, जहां पे हम्म। आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन जैसा प्लेयर है। आप उसको भी तो 3 नंबर खिला सकते थे। हम्म। हम्म। ये सब चीजों की वजह से मैंने कहा था कि ये टीम जीतने में असफल होने के चांसेस ज्यादा है। और नहीं। वही हुआ। आपका जब प्रोसेस आपका जो प्रोसेस होता है चयन करने का, प्लेइंग 11 का, आपका जो हम्म। कोई वहां पे क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी ही नहीं है। आज कहीं हम्म। से बाहर से बुला लिए, कल आप विदेश से भी बुला लेंगे, नहीं कल तो आप कोई किसको काउंटी खेल जिम्मेदार रहा मान होगा। रहे हैं मनोज हाँ, भाई? किसको मान रहे हैं आप? कोच जिसने है जिम्मेदार, जिसने कप्तान है, कौन जि, है? जि, जिसने जिसने ये अपना सोच दिया होगा कप्तान को, या कप्तान अगर बोले होंगे तो कप्तान को पकड़ना चाहिए, अगर कोच हम्म। बोला होगा तो कोच को बोलना चाहिए।
क्या देखिए क्या आपको लग जिम्मेदार रहा है कि जिम्मेदार ये तो, ग्रेग हाँ, चैपल और सौरव गांगुली वाला युग लौट रहा है मनोज भाई? आपको लग रहा है जिस तरह टीम बिखरी थी उस समय? तो ये आप आप बता पाएंगे कि बीजेटी के बाद क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी कि नहीं, थोड़ी एक्चुअल तो सी खबर तब अनबन आना शुरू हुई अनबन जब हुई थी। आपका बयान आया ना, उसके बाद ही तो इतना बवाल हुआ कि सरफराज से भी कह दिया गया कि खबर लीक कर रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, एक खिलाड़ी अगर एक पत्रकार से बात कर रहा है और बता रहा है ड्रेसिंग रूम में ये हो रहा था, तो इसमें लीक वर्ड कहाँ से आ गया? नहीं, अब वही तो, यही सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना आज के दिनों में। आप मुझे बताएं, बीसीसीआई हर कुछ प्रोवाइड कर रही है, जी। क्या नहीं प्रोवाइड कर रही है? बीसीसीआई सब कुछ दे रही है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा आपको, आपका सिक्योरिटी टेक केयर किया हुआ है, आपको जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है। लेकिन गलती हो कहाँ रही है जिसकी वजह से हम लोग सीरीज नहीं जीत पा रहे, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे? हम्म। वो सारी चीजें को बहुत फाइन देखनी जरूरी है, एड्रेस करनी जरूरी है। और हम्म। ये सब जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे तब तक जीत बहुत दूर हो जाएगी हमारे नजरों से। आपका और हम लोग दुखी, भैया हम जी लोग जी, दुखी आप बात कब करिए। मनाते हैं आप बताएं? जी। आप बताएं हम लोग सबसे ज्यादा दुख कब होते हैं? जब विश्व कप फाइनल में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के सामने हारते हैं। जी। जब हम लोग आईसीसी ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी अभी होने वाली है, जब बीजीटी जब हम लोग हारते हैं, तब खेल प्रेमी जितने हैं सब सबसे ज्यादा दुखी हम लोग तब हम्म। होते हैं, इमोशंस तब निकलती है। अरे भाई, ये इमोशंस के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्यों नहीं, आप ये सब चीजों को एड्रेस कर रहे हैं? हम्म। मेरा वही प्रश्न रहता है, ये तो चीजें आपको सही मनोज नहीं है भाई, आप। आपका क्या मानना है, टेस्ट क्रिकेट के अलग कोच होना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है, जैसे प्लेयर्स के ऊपर जब तलवार चलती है ना, एक सीरीज हम्म। में रन नहीं बनी या दो मैच में रन नहीं बनी, ड्रॉप कर दिया जाता है। मेरे ख्याल से भी कोई कोई भी कोच को 1 साल, 2 साल, 3 साल का, मेरे ख्याल से वो टेन्योर नहीं देना चाहिए। हम्म। हम्म। मेरे ख्याल से अगर साल में 5 सीरीज हो रही है तो 2-3 सीरीज आप देख लें, आप 2 सीरीज के इस पे आप ये कर लें। नहीं तो 3 सीरीज में चले, तो फिर तो गौतम गंभीर बाहर हो गए, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी में कोच हाँ कोई और होता। होना ही चाहिए था मेरे ख्याल से, जी। होना ही चाहिए था। आपको जब टीम मिली थी ना, तो ये टीम अच्छे मतलब हाई लेवल पे थी, इतने ऊपर थी टीम। जी। आपने जब वनडे सीरीज वहां आपने अब जीती श्रीलंका वहां में। पे, आप देख श्रीलंका में वनडे सीरीज मेरे ख्याल से हार गई हाँ थी जी, या हाँ जी। जीती थी मेरे, जी। कौन सा सीरीज हारे थे? वनडे। श्रीलंका से हम ओडीआई सीरीज हारे, 27 साल के बाद। तो वहां आप बताएं, वहां पे आप विराट कोहली और रोहित को लेके गए थे कि नहीं? हम्म। हम्म। शायद T20 में लेके गए थे या वनडे में लेके गए थे मेरे ख्याल से, जहां पे ये लोग बोल रहे थे मुझे विश्राम चाहिए था। हाँ हाँ। तो आप चाहते थे कि बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स खेले पहला मेरे दौर पे, ताकि ये सीरीज में जीत से शुरू करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत ये बात नहीं। समझाती है आपको, इसमें गलत बात नहीं। आप चाहोगे कि मेन मेन प्लेयर खेले, लेकिन आप जब विश्व कप जीत के आए हुए प्लेयर्स के ऊपर बहुत सारा लोड था, जब वो विश्राम करना चाह रहे थे, तो आप उसको अलाउ कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। जी। लेकिन आपने बुलाया क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर हाथ पड़ी, पहला सीरीज अगर मैं हाथ से शुरू किया तो बहुत बातें होंगी, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरा यह है कि अगर कोई भी कोच रिजल्ट नहीं दे रहा है तो एक्शन होनी चाहिए। नहीं तो आपको लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी मौका है गौतम गंभीर के लिए, अगर अच्छा नहीं करते तो वो हटाए जाएंगे? अब अब हिसाब से तो हटाना चाहिए, जी। हिसाब से हटाना ही चाहिए, क्योंकि क्योंकि इतना आप टेस्ट मैच लॉसेस। हार गए, अब ओडीआई अगर आप हार जाते हैं तो फिर बचता क्या हारने के लिए? घर का सीरीज में तो हार गए आप, घर का सीरीज भी आपके हार घर गए। पे न्यूजीलैंड जैसे टीम आपको हरा के जाती है, वो जी। सबसे बड़ी हार थी। चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं जीत पाई तो मेरे ख्याल से उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, अनटिल अनलेस कोई बड़ा हाथ उनको नहीं बचा ले। बड़ा हाथ का सेंस आप किधर की तरफ दे रहे हैं? आप गेस कर लीजिए, हमारे अच्छा ऑडियंस ठीक को है। मैं चलिए उनके एक ऊपर छोड़ एक और देता हूँ। खिलाड़ी रोहित शर्मा के लिए भी आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीते हारे, शायद उनका आखिरी बड़ा टूर्नामेंट। दबाव है उनके ऊपर, जी। और उनके ऊपर दबाव इसलिए है क्योंकि जिस तरह की अभी घटना घटी है बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, और इसके पहले भी न्यूजीलैंड सीरीज बतौर कप्तान वो हारे हैं, दबाव बढ़ रही है उनके ऊपर, और बल्ले हम्म। से भी रन नहीं आ रही है। रणजी ट्रॉफी भी अभी खेले हैं वो, वहां पे भी रन नहीं लगा पाए। तो मेरे ख्याल से दबाव बतौर बल्लेबाज भी है और बतौर कप्तान भी है, हम्म। क्योंकि ऐसा ऐसा माहौल बन रहा है, और सब कुछ यहाँ देश, हमारे देश में माहौल के ऊपर होता है। जी।
एक बार तो माहौल बन जाती है तो उस माहौल के अंदर, दबाव के अंदर डिसीजन मेकर्स जो होते हैं ना, वो डिसीजन ले ही लेते हैं। लेकिन मनोज भाई, जो माहौल की आप बात कर रहे हैं, माहौल फिर आपके अगेंस्ट कैसे बनाया गया? 100 आपने किया वेस्ट इंडीज में, रन आपने बनाया, हम्म। माहौल कैसे आपके अगेंस्ट कैसे बना? क्योंकि माहौल का आपने जिक्र किया तो पिक्चर पूरी घूम गई मेरे आंख के सामने। मुझे माहौल बनाना आता नहीं था राजीव भाई, नहीं टू तो बी आपके ऑनेस्ट। अगेंस्ट किसने बनाया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बनाए हैं, लोग हैं, कुछ ना कुछ तो है। देखिए, ये जो सवाल है ना, मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं उत्तर देता हूं। मैं सामने से नहीं बोलता हूं कि हम्म। शतक बनाने के बाद 14 इनिंग्स में मुझे प्लेइंग 11 में क्यों नहीं खिलाया गया, 14 मैच में। हम्म। उसके बाद जब खिलाया गया तो वहां पे भी मैंने आके परफॉर्मेंस दी। 21 रन बनाए, 4 विकेट निकालने। उसके बाद वाला मैच में 65 रन बनाए श्रीलंका में। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे में मेरी खराब गई, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन ये प्रश्न का उत्तर जब तक आप लोग, जैसे आप लोग जो लोग हैं जर्नलिज्म में, जब तक आप लोग एम एस धोनी से नहीं पूछते हैं हम्म। कि मनोज तिवारी को प्लेइंग 11 में 14 मैच में आपने क्यों नहीं मनोज खिलाया भाई, शतक दिक्कत के क्या है ना, बाद, हम लोग पूछना ये चाहते हैं, एम एस धोनी कभी सामने ही नहीं आते हैं। मैं एम एस धोनी हाँ का तो आपका एक इंसिडेंट बताऊं। पहला शतक उन्होंने वाइजैक में बनाया तो पहला आदमी था इंटरव्यू करने वाला उनका अगेंस्ट पाकिस्तान, ओ 2004-5 में। ओ उसके बाद से मैंने ओके महेंद्र सिंह धोनी को कभी डायरेक्ट बात करते ही नहीं देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मजबूरी थी उनकी। तो फिर तो ओ सवाल आपसे ही पूछ सकते हैं हम लोग, जो आप हाँ आगे तो बात कर रहे तो हैं। मेरा वही है ना कि अब मैं क्या कैसे बता सकता हूँ। मैं भी पूछना ही चाहता हूँ। मैं भी तो यही नहीं पूछना तो आप चाहता हूँ, क्योंकि मानते देखिए हैं कि मुझे कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है किसी खिलाड़ी का करियर बनाने बिगाड़ने में? 100%। भाई साहब, तो आपका आपका करियर इसलिए आप बिगड़ा, इतने साल, कप्तान आपका आपके पक्ष में नहीं था? नहीं मैं ऐसा नाम नहीं नहीं ले रहा हूँ, बोलूंगा कप्तान मैं। बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो अब सब कोई तो गैस कर ही लेंगे राजीव भाई जी। कि क्या है, अभी कौन है। देखिए, मैं अरे ये नहीं आप तो कहना कई चाहूंगा कप्तान, आप कि खेल। सहवाग के अंडर में खेले, मतलब आप हाँ, धोनी के अंडर बर्बाद। भी खेले देखिए, तो। मैं अपना कैरियर बर्बाद के नजरिए से नहीं देखूंगा। मेरा कैरियर बहुत छोटा सफल करने रहा के है। नतीजे से देख सकते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कह सकते हैं आप। जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए। और खासकर देखिए, आप इसमें से कोई, इसमें ये ओपन सीक्रेट है राजीव भाई, हम्म। कि आप जब शतक बनाते हो, आप आप ये मैन ऑफ मानते द मैच हैं, लेते हो। आप ये मानते हैं कि कप्तान और कोच चाहे तो किसी भी खिलाड़ी का करियर बना सकता है, बिगाड़ सकता है इंडियन टीम में? कोच तो आज के दिन में जो कोच साहब हैं, ये आप कोच का बात लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन गैरी कर्स्टन थोड़ी ना कोई डिसीजन लेता था उस टाइम। एग्जैक्टली। ये आपके जो कोच साहब थे, क्या नाम है इनका, जो उस टाइम था, नाम भूल जा रहा हूं मैं, फॉरेन कोच था वो। जॉन राइट, ग्रेग हाँ, चैपल। नहीं नहीं, जॉन राइट, ग्रेग चैपल, इन लोग तो चले। ग्रेग अच्छा, चैपल तो डंकन अलग फ्लेचर, डंकन एपिसोड हो फ्लेचर गया। आया था उस समय। डंकन फ्लेचर, क्या जी। आपको लगता है डंकन फ्लेचर का कोई प्रभाव होता होगा? हमारे भारतीय इतिहास में, क्रिकेट में हमेशा कप्तानी टीम चलाई है। हम्म। चाहे सिलेक्शन हो, चाहे प्लेइंग 11 हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, आप चुन लें। कपिल देव जी के टाइम पे कपिल देव चलाते थे। गावस्कर सर के टाइम पे गावस्कर साहब चलाते थे। हम्म। अजहरुद्दीन साहब के टाइम पे अजहरुद्दीन चलाते थे। गांगुली साहब के टाइम पे गांगुली साहब चलाते थे। उसके बाद एम एस भाई के टाइम पे एम एस भाई चलाए। उसके बाद विराट भाई के पास था तो विराट ने चलाया। रोहित का है तो रोहित चलाया। लेकिन रोहित के साथ अब जो कोच आया है, वो थोड़ा सा अपने इस पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड है। और थोड़े से आक्रामक विचारधारा के हैं वो, जिससे जी। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इसमें थोड़ा सा अनबन तो होगी, और जो होना चालू भी हो गया है। हो गया जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कोच चाहिए टीम इंडिया में, जहां पे आपको मैन मैनेजमेंट स्किल पे आपको 100% होना बहुत जरूरी है। जी। और मैन मैनेजमेंट स्किल आसान बात नहीं है। आपको एकदम निष्पक्ष होके आपको हर प्लेयर को डील करना बहुत जरूरी है। जी। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। जो ये विदेशी कोच आते हैं ना, ये सब बेहतर करते हैं। हम्म। एक विदेशी कोच का कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, वो था ग्रेग चैपल। हम्म। जिसके वजह से ये इतनी बड़ी कांड आप कह सकते हैं जो हुआ था उस टाइम पे। नहीं तो जितने भी विदेशी कोच जिसके मैन मैनेजमेंट स्किल अच्छे हैं, वो लोग सक्सेसफुल कोच बन के निकले हैं। हम्म। जॉन राइट ले लें आप, गैरी कर्स्टेन ले लें आप, डंकन फ्लेचर कुछ सालों तक थे वो। तो मेरे ख्याल से अब दोष किसको दूंगा? मेरा प्रश्न उनसे ही है। देखिए, अब उनके अलावा हो ही नहीं सकता। मैं जिस बात पे आपको कहना चाह रहा था,
जब आप शतक बनाते हो, मैन ऑफ द मैच लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ रहता है? यहाँ रहता आसमान। है ना। हाँ बिल्कुल। और तब आप, मेरा करियर में, मेरा अनुभव में, मैं जब मैन ऑफ द मैच बना, शतक बनाया, तो मैं, अब मेरा सेलिब्रेशन अगर आप देखोगे ना, आंख से आंसू गिर रही थी मेरी। हम्म। फिर भी मैंने कंट्रोल की, शतक बनाने के बाद आंख से आंसू निकल रही थी इमोशंस के थ्रू। अब मैं यही सोच रहा था कि यार मैं अब इस मकाम पे बिलोंग करता हूँ, इस जगह पे मेरा, अब मैं कर सकता हूँ। हम्म ये सोच विचार थी मेरी। मुझे आभास भी नहीं था कि आने वाले मैचों में मैं बैठ जाऊंगा। तो आपका जब पीक पे आपका कॉन्फिडेंस को क्रश कर दिया जाता है किसी भी कारण से, हम्म। अब वही कारण मैं जानना चाहता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि भाई मैं ऑल आउट अटैक करूंगा या कुछ नहीं करूंगा। नहीं, आप तो देखिए बोल रहे जो हो कि आप माही भाई से भाई बोल रहे हैं आप, क्या मैं भाई भी से पूछना चाहूंगा कि मैं क्यों ड्रॉप हुआ? ये तो आपकी लाइन है। हाँ, वो तो आप कभी भाई मौका बोल रहे हैं मिलेगा तो सबको, ऐसा अवश्य तो पूछूं। आपने गौती भाई भी बोला। लोग आप अब जब से आपने इंटरव्यू में बोला है कि उनका कुछ वो नहीं था, तो बहुत से लोग ये भी कहने लगे कि आपका जो रणजी ट्रॉफी में झगड़ा हुआ था उसको लेके आप उसको आगे लेके जा रहे हैं। बट एक्चुअल जो थी, जो हम सब ने पढ़ा उस समय के आर्टिकल्स, इनिशिएट जो कहते हैं ना एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है, या बहुत इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी मानते हैं गौतम गंभीर अपने आप को, वो कहीं ना कहीं आड़े आ हम्म। रहा था उस समय भी। और अब कैसे आप देखते हैं जो चीजों को कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर, जब आप एक सही चीज बोल रहे हैं और उसको पास से ले जाकर कनेक्ट कर देते हैं? देखिए, सच्चाई हजम नहीं होती है आज के जी। दिनों में लोगों को। और इसके लिए दो लाइनें भी मैंने अभी सोशल मीडिया में, एक महान कवि ने ये दो लाइनें लिखी थी, तो वो मैंने अभी सोशल मीडिया में डाली थी। तो ये मौका इस प्रश्न के द्वारा लेते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, या ये दो लाइनें, कि यहाँ सख्त से सख्त लोहा टूट जाता है, हम्म। यहाँ सख्त से सख्त लोहा टूट जाता है, और कई झूठे अगर इकट्ठे हो तो सच टूट जाता है। सही तो बात ये है। जो पीआर एजेंसी है, जो करीब के लोग हैं, जो बच्चे लोगों को अभी मौका दिया जा रहा है आउट ऑफ द वे जाके, ये बच्चे लोग सब आते हैं सपोर्ट में, हम्म और ऐसे माहौल क्रिएट कर देते हैं ताकि सच को दबा दिया जाए। तो मेरा यही है यार, मेरे को किसी प्लेयर्स के साथ, किसी भी सीनियर के साथ मैंने कभी सामने से बदतमीजी नहीं की है। जी जी। अगर लेकिन राजीव जवाब भाई जरूर दिया आपने। आपको अगर अगर राजीव भाई, अगर आपको आपके माँ के बारे में कोई गंदा गाली दे, जिस माँ के कोख में, जिस माँ ने आपको या हर एक इंसान को 9 महीना सह कर पाला है, जी। ये किया है, 9 महीना गुजारा है, कितने कठिनाइयों में, कितना पेन होता है, कितनी तकलीफों से गुजरता है, उस पेट से निकले हुए बच्चे को जब माँ की गाली कोई देता है ना, तो वो कभी भी लेनी नहीं चाहिए। और मैंने हम्म। नहीं लिया था। वो जो लड़ाई की बात आपने कही ना 2015 में, जी। उसने शुरू किया था ये माँ बहन की गाली। देखिए, ये नॉर्थ में अगर होता होगा तो होता होगा, इस तरह से अगर बात करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए इस तरह से। हम्म फिर भी मैं हमेशा कोशिश, हमेशा यही करता हूँ कि अपने बड़े को हमेशा सम्मान देना। देखे, उनका इंडियन क्रिकेट में योगदान बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो अच्छा करते हैं तो मैं अच्छा भी बोलता हूँ, जब कोई पूछता है तो। हम्म सिमिलरली एमएस धोनी के बारे में भी अगर कोई पूछता है तो मैं हमेशा क्रिक बज़ में भी बोलता हूँ कि इसकी आज कप्तानी अच्छी रही, इसकी आज कप्तानी हम्म खराब रही। तो बोलने में, अगर आपके जो फैन क्लब्स हैं आज के दिन में सोशल मीडिया में, वो लोग सामने से आके चढ़ने लगेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर यही हम्म आप समझते हो कि ये बच्चे लोगों को, जो लोग बोलते हैं, इन लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं है ना, नॉलेज नहीं है भीतर क्या होती है, अंदर क्या हम्म। होती है। मुझे तो पता है ना, मैं 7 साल टीम इंडिया के साथ इन एंड आउट था, तो मैंने तो देखा है तो ना बहुत सारी इन चीजें 7 सालों होते में हुए। मनोज भाई आपके लिए टॉप 3 बेस्ट कैप्टन कौन से थे और क्यों थे? देखिए, मैं मेरा थोड़ा अलग सा नजरिया है देखने का। हम्म। कप्तान जितने भी चुने गए हैं, जितने भी चुने गए हैं, सब इन्हीं लोग को मौका मिला है अपने कप्तानी का हुनर दिखाने के लिए। जी। लेकिन ये थोड़ा अनफेयर रहा है। बाकी लोग, जो लोग टीम के हिस्सा थे, उन लोगों को कप्तानी कभी मिली नहीं है, तो हम लोग ये हम्म नहीं कह सकते कि वो लोग आने वाले जमाने में बेहतर कप्तान बन के उभर नहीं सकते थे। हम्म। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जैसे वीरू भाई हो गए, गंभीर भाई हो गए, युवराज सिंह हो गए, इन लोगों को कप्तानी, लंबी कप्तानी मिली नहीं। हम्म। तो थोड़ा सा अनफेयर रहेगा। लेकिन आपका प्रश्न जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सौरव गांगुली है एक नंबर पे। अच्छा।
सौरव गांगुली इसलिए क्योंकि सौरव गांगुली जिस तरह से टीम को संवारा था, जिस जी। तरह से बनाया था, जो जो प्लेयर्स को मौका दिया था, उन्होंने उस समय पे युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जाहिर खान, हरभजन सिंह, बहुत सारे प्लेयर्स जो शुरुआत इनके कप्तानी में किए। आप देखें 2011 में जो विश्व कप हम लोग जीते, मैन ऑफ द सीरीज कौन था? युवराज सिंह। युवराज सिंह। आपके बॉलिंग में किन्होंने अच्छा किया? जाहिर खान, हरभजन सिंह। तो ये सब प्लेयर्स वहां से तैयार हुए, इसमें हम्म। कोई दौर नहीं है कि धोनी भाई ने लेकिन लेकिन एक क्रेडिट एक पूरा महेंद्र सिंह फॉरवर्ड धोनी किया। को गया। और हाँ और जिस उसके बाद युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने इंटरव्यू में कहा तो फोन ही नहीं उठाते। मनोज भाई ये कितना सच है? आप तो खेले हैं धोनी के साथ, क्या वाकई फोन नहीं उठाते हैं महेंद्र सिंह धोनी? अगर युवराज सिंह और हरभजन सिंह अगर कह रहे हैं कि नहीं उठाते हैं तो नहीं उठाते, वो लोग क्यों झूठ बोलेंगे? नहीं, वो लोग आपका क्यों झूठ एक्सपीरियंस रहा बोलेंगे, है आप ना, कभी बताएं। आपने बात करने की कोशिश की हो कि भाई। नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ गई है उनसे बात करने की? मुझे कोई नहीं, आप जरूरत ही जैसे नहीं है आपका बात करने सवाल की। है कि मैं धोनी से पूछूंगा, तो आपने कभी फोन वो करके सामना बात करी? सामना वो मैं सामना सामनी इन पर्सन पूछना चाहूंगा, कभी भी अच्छा। मिले, या तो मेरे पूछने से पहले कभी भी वो सामने आके बोल दे, किसी भी इंटरव्यू में सामने, कभी भी कोई भी इवेंट में आ जाए, उनसे कोई प्रश्न कर ले, तो हम्म। फिर उनके जुबान से निकल जाए तो फिर समझ में आएगी। ठीक है, चले, कोई भी कारण हो, वो कारण हम्म। अगर सुनने में आ जाए कि हाँ भाई ये कारण से, चाहे वो सही था गलत था, वो बात की बात है, वो फिर एक चैन की रिलीफ मिलती है ना भाई, हाँ हम्म। इस वजह से। लेकिन आज तक वो भी कुछ बोले नहीं, और मैं भी वो मौका का वेट कर रहा हूँ जब मौका मिलेगा। लेकिन इस चीजों पे मेरी जिंदगी चल नहीं रही है राजीव भाई, हाँ, मेरी ठीक बात है, जिंदगी ठीक बात है। भगवान के दया से, आप लोगों का प्यार से बहुत अच्छी कट रही है। यंग फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं, और लोग हैं, दोस्त यार हैं थोड़े बहुत, वो बहुत सारे हैं, सपोर्ट करते हैं। और जो सच्चे लोग हैं, जो जेन्युइनली सच बात को अप्रिशिएट करते हैं, इन लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है और रहेगा भी। मनोज भाई, क्योंकि अब चलते चलते T20 सीरीज आप कवर कर रहे हैं, अभी हाल में हम्म। आप बैटिंग भी देख के आए। पहले मैच में अभिषेक शर्मा, हम्म। दूसरे मैच में तिलक वर्मा। क्या कुछ बदलते आप अपने समय से अगर कंपेयर करें? ये अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट जो इन दिनों आई हुई है, जहाँ पे शायद डिफेंस नाम की चीज ही नहीं है T20 फॉर्मेट में, कैसे आप देखते हैं ये जो ये नया T20 कल्चर हमारा हिंदुस्तान लेके चल रहा है, और काफी टीमों से तो काफी आगे खड़ा नजर आ रहा अभी तो नजर आ रहा है, है? जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छा भी लग रहा है कि अल्ट्रा एग्रेसिव खेल रहे हैं, हम्म। और जिस तरह की सोच आज के प्लेयर्सों के जहन में आई हुई है। देखिए, ये सोच आती कहाँ से है राजीव भाई, ये जाननी बहुत जरूरी है। हम्म। अभी जितने भी प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे कप्तान कोच ने बोला है कि मैं पूरा सीरीज में पांच पांच मौका मुझे मिलेगा, तू जाके खुल के खेल। हम्म। हम्म। ये चीजें पहले नहीं होती थी, हमारे टाइम हाँ। पे नहीं होती थी। हमारे टाइम पे दबाव अलग रहता था, एक मैच मिस आप खराब किए तो चलो भाई, बिना बोले आपको निकाल दिया जाता था। बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ भी हुआ है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जब आईपीएल में आपको 14 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 7 करोड़ जैसे आपकी बोली लग के आपको जब मिलती है ना, तो आपको आपको और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। तो हम्म। आपके पास सिक्योरिटी रहती है। जब आप इस तरह के जगह पहुंचते हो, जब उसके बाद ये आप जब खेलने जाते हो, तो आपको कोई एडेड प्रेशर नहीं है, आपके कंधों में कोई लगेज एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई मैं आउट हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा मेरा। हम्म। तो इसीलिए इस तरह की सोच से खेल रहे हैं, जो अच्छा सोच है। हम्म। खेल ऐसे ही खेला जाना चाहिए इस फॉर्मेट में, क्योंकि 6 ओवर की जो सर्कल की जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना फील्ड की, जी। उसका आपको उपयोग करना है। अब ये उपयोग कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। जी। और अभिषेक शर्मा के मेंटोर कौन है? मेंटोरिंग कौन कर रहे हैं? युवराज सिंह कर रहे हैं। युवराज सिंह है अब जी। इतने बड़े खिलाड़ी, विश्व के चैंपियन, और हमेशा जब फ्लो में रहते हैं युवराज सिंह, मैं भी मानता हूं, गौतम भाई हमेशा कहते हैं कि युवराज सिंह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू प्ले दिस फॉर्मेट। मैं हम्म। भी मानता हूं, जब वो फुल फ्लो में रहते हैं, युवराज सिंह जैसा बल्लेबाज कोई नहीं है, वीरू भाई जैसे बल्लेबाज कोई नहीं है, सचिन पाजी के साथ जब खेलते हैं, मतलब इनके आसपास कोई आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो जब मेंटोरशिप मिल रही है आपको, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको बैकिंग मिल रही है, तो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखने को आपको अक्सर मिलेगी। अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेके मनोज भाई आपकी क्या राय है? जो टीम चुनी गई, आपको क्या लग रहा है? इस टीम में कितना दमखम नजर आ रहा है? क्या हम क्वालिफाई करने जा रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा बहुत ही बेबाक बात करते हैं,
मुझे जो एक कमी लगी, पहले मैं बता देता हूँ फिर आपका रिएक्शन लेता हाँ हूँ। बताइए। पहले बताएं। मुझे लग रहा है कि एक एक सीमर कम रखा गया है और एक तेज हम्म। गेंदबाज के साथ जा रहे हैं। अर्शदीप सिंह जो पूरी तरह फिट है, बुमराह की फिटनेस पे आज भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आज भी उनके डॉक्टर का स्टेटमेंट आया। मोहम्मद शमी अभी तक कोई मैच खेले नहीं है। मोहम्मद शमी को आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। कैसे आप देख रहे हैं बॉलिंग अटैक और ये पूरी टीम का सिनेरियो? आपको लग रहा है ये टीम क्वालिफाई करने जा रही है नॉकआउट के लिए? हम्म। देखिए, मैं इतना पहले मैं बोलता नहीं हूँ जनरली, जी। अनुमान नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जाके क्या गलतियां करेंगे, ऑन फील्ड डिसीजंस क्या रहेंगे इन लोगों के, कहाँ पे एक ज्यादा स्पिनर खिलाएंगे, कहाँ पे एक कम अच्छा खिलाएंगे, चलिए, ये इसको सब और मैं थोड़ा, हमें। इस सवाल को और थोड़ा टफ कर देता हूँ आपके लिए। बिना जसप्रीत बुमराह के क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएंगे? थोड़ा सा कठिन होने वाला है, जी। कठिन होने वाला। और मैं सूर्य कुमार यादव को देखना चाह रहा था टीम वनडे टीम में। ओके। अब लोग बोलेंगे कि यार वो तो वनडे में परफॉर्म ही नहीं करता, हम्म। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे नहीं, T20 का प्लेयर है, T20 में बहुत अच्छा खेलता है। मेरा कंपैरिजन इस तरह है, आप केएल राहुल को भी ले रहे हैं सेकंड विकेट कीपर के हिसाब से, मेरे ख्याल हाँ। से आपके पहले कीपर ऋषभ पंत है। आप मुझे बताएं, श्रेयस अय्यर भी है टीम में, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव, आप मुझे बताएं इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रतिभा किसके अंदर है, कितने सबसे ज्यादा शॉट्स किसके पास है। आप ही बताएं राजीव भाई, आप तो क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, बताएं। सूर्या मेरे, मैं तो स्काई को ही लूंगा टीम में। ठीक है, आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि सूर्य के पास ज्यादा रेंज है मारने के लिए। अब प्रश्न होता है कि नहीं यार, 50 ओवर तो लंबा होता है। अरे भाई साहब, 50 ओवर लंबा होता है, क्या सूर्य थोड़ी ना ओपन करने जा रहा है। हम्म। आप सूर्य को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, ये बड़ा प्रश्न है। सूर्य के लिए आप क्रिएट करो वो 20 ओवर का हम्म। सिनेरियो, वो 10 ओवर 17 ओवर का सिनेरियो क्रिएट करो, आपको उसको उस क्रम में आप भेजो। क्योंकि सूर्या जैसा मैच विनर आज के दिन में टीम इंडिया में तो छोड़े, विश्व क्रिकेट में बहुत कम है। और ये मनोज अब भाई, वो, एक वरुण चक्रवर्ती हाँ एक और नाम है जिसको बहुत हाँ, मतलब, क्योंकि उनके पास बैटिंग नहीं है, फील्डिंग थोड़ी सी एवरेज है, तो आप उनको नहीं रख रहे हैं। फिर मैं वही बात कहूंगा, आप कहेंगे यार बिट्स एंड पीसेस वाला मामला है। वो एक प्योर गेंदबाज है, एक अच्छे गेंदबाज है जो आपको मैच जिता के दे सकते हैं। क्या रीजन आप देख रहे हैं वरुण चक्रवर्ती को ना लिया जाना? देखिए मेरे ख्याल से ये जो बाकी दो डिपार्टमेंट जिसके बारे में आपने कहा ना, बल्लेबाजी नहीं है, फील्डिंग थोड़ी सी हल्की है उनकी। हाँ, हमने देखा मैंने भी इसीलिए एवरेज कहा जी। पहला T20 में पहला जो रन कंसीड किया है वो उन्होंने ही मिसफील्ड किया था। जी। हालांकि बॉलिंग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, लेकिन देखे T20 का जो फॉर्मेट है ना, वहां पे आप बल्लेबाज को हर बॉल में 2 या 3 रन बनाने की जो प्रेशर रहती है, वो वनडे क्रिकेट में नहीं रहती है। हाँ तो एग्जैक्टली। वनडे क्रिकेट में वो थोड़े से इनइफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि उनको तो मारने आप को ही नहीं जाएगा। तो आप सेटिस्फाई हैं जो चार स्पिनर चुने गए, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव? देखिए मैं हमेशा ये मानता हूं कि एक तरह के स्पिनर दो नहीं होने चाहिए। हाँ बस वो, जी जी। तो अब लेकिन अब टीम इंडिया के पास अलग सोच है। तो मेरे ख्याल से एक जेन्युइन लेग स्पिनर होता तो बहुत अच्छा होता, जी क्योंकि लेग स्पिन एक डिफिकल्ट आर्ट है जो अंडर लाइट्स में भी बहुत मुश्किल होता है। जी। अब लेग स्पिनर, अब वरुण चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अ, क्या रवि बिश्नोई हो सकता था, क्या युजवेंद्र चहल हो सकता था, ये सारे ऑप्शंस देख सकते थे, क्योंकि बतौर जी। कप्तान मैं सालों साल कप्तानी किया हूँ। अंडर 19, बंगाल, इंडिया ए, हर जगह कप्तानी किया हूँ। तो मैं हमेशा खुश तभी रहता हूँ जब मेरे पास हर तरह के ऑप्शंस हो। हम्म। तो यहाँ पे दो लेफ्ट आर्म स्पिनर एक साथ हैं। अब इसमें आपको कॉल लेना था कि किसको आप ड्रॉप करना चाहोगे। हालांकि दोनों के प्रदर्शन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये टफ कॉल है ये लेने। अब इन लोग के पास था ऑप्शन, लेकिन दोनों को लेके गए। अब यहाँ पे मैं अगर एक लेग स्पिनर को ले जाता, तो मुझे लगता वो और थोड़ा सा आक्रामक जी। स्पिनिंग ऑप्शन होती मिडिल ओवर्स में। चलिए मनोज भाई, आखिरी सवाल, क्योंकि क्रिकेटर आप रहे, क्रिकेट से, क्रिकेट के मैदान से राजनीति के मैदान, फिर अब कमेंट्री के मैदान, क्या कोचिंग के मैदान पे भी आना पसंद करेंगे आप भविष्य में भारत के लिए? मैं कोचिंग कर रहा हूँ, मैं अभी एनसीए में लेवल 2 का कोर्स करके आया हूँ और आखिरी मैं पड़ाव पे इंडियन है टीम की अभी बात कर रहा हूँ। आप। इंडियन टीम में कभी जिम्मेदारी दिया है नहीं, तो? शुरुआत देखिए, शुरुआत मैंने कर दी है, ऑलरेडी कर दी अच्छा, है शुरुआत, इंडिकेट इसमें आप कोई करने आप दो राय तैयार नहीं। है? नहीं, आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा राजीव भाई, ये तो मैं अभी बोलना बहुत मुश्किल है, बट मेरे पास मौका था, अभी समय था, मैं
जी कोचिंग लेवल 2 भी किया हूँ, और हमारे यहाँ पे क्लब्स में भी मैं करता हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो सीख लेता हूँ। और मेरा ये मानना है कि बतौर खिलाड़ी मैंने जो प्राप्त की है, 20,000 रन बनाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है, आईपीएल भी 10 साल का अनुभव है, और जो ज्ञान प्राप्त किया है मैंने, और खेल की वजह से आप लोग बहुत प्यार देते हैं, लोग जी पहचानते हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इस समाज में जितने भी खेल प्रेमी है, जो खेल सीखना चाहते हैं, उनको मैं मार्ग, मतलब उनके लिए मैं रास्ता बना के और रास्ता दिशा दिखा दूं अपने जी एक्सपीरियंस से। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर में कभी भी मौका मिले तो फिर सोच विचार करूंगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आपका समय निकालने के लिए। हम सबको पता है आप व्यस्त रहते हैं, पहले कमेंट्री, फिर आपको अपने क्षेत्र में भी जाना है जहाँ पे इन दिनों जैसे कि आपने कहा कि राजनीति का मैदान आपके लिए नया है, तो वहां पे भी एक्सपीरियंस आपको लेना है। और साथ ही जिस तरह से बेबाकी से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, और खासतौर से क्रिकेट की भलाई में जो एक क्रिकेटर सोच सकता है, कुछ इसी तरह की सोच आपने हमारे फैंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए सामने रखी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं एक बार फिर आपसे मुलाकात हो इन पर्सन, और तब बात करने का कुछ और अलग तरीके का एक मजा आएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस भी थैंक क्षेत्र यू। में आप कदम आगे बढ़ाएं, कम से कम वहां किस्मत कनेक्शन आपके साथ जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया।